सो हेलो दोस्तों। आई होप कि आपने ब्रेक का यूटिलाइज किया होगा, अपने माइंड को फ्रेश किया होगा, ताकि अब जो हम लोग आगे और क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं उनमें आपको मतलब इससे पहले 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो होता है कभी कभी कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते माइंड थोड़ा सा हैंग होने लगता है, तो ब्रेक भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 से छोड़ा था पिछले वीडियो में, वहां से ही डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई कैसे रीजनिंग को क्रैक करना है, ताकि हम लोग जो मैक्सिमम मार्क्स है वो स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, मतलब जो इस पेपर में आया था, उस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बी अवेयर ऑफ डॉग अ साइन बोर्ड स्टेट्स। बहुत सारे आपने घर के बाहर में देखा होगा बी अवेयर ऑफ डॉग्स, वही स्टेटमेंट डाल दिया है। अब एजम्पशन पढ़ते हैं ताकि अपने को क्या है पता चल पाए। ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअली होता क्या है ना कि पर्पस क्या है, या बोला जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक स्टेटमेंट दे देगा, दो तीन एजम्पशन आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि आप एजम्पशंस को पढ़ो, कौन सा एजम्पशन आप करेक्ट मान सकते हो स्टेटमेंट के हेल्प से। मतलब स्टेटमेंट में जो भी चीजें बोल रहा है उससे आपको ये इमेजिन करना, ये चीजें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा दो एजम्पशन है दिया हुआ, इसमें से कौन कौन सा चीज करेक्ट होता है गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे कि मैं एजम्पशन की बात करूं तो पहला एजम्पशन है डॉग प्रोटेक्ट द होम, बहुत बढ़िया। दूसरा है डॉग आर दी मोस्ट लॉयल एनिमल्स। ठीक है, हमने दोनों एजम्पशन पढ़ लिया कि जो डॉग्स होते हैं वो घर को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा एजम्पशन बोल रहा है कि डॉग्स जो होते हैं सबसे लॉयल एनिमल होते हैं। दोनों बढ़िया है, बट देखना है कि यार कि दोनों से स्टेटमेंट जो हमारा गिवन है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, जो साइन बोर्ड लगा रहता है, कौन सा जस्टिफाई कर रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे घर के बाहर में ऐसा साइन बोर्ड लगाया हुआ होता है। तो अगर आप वो साइन बोर्ड पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है? क्या आप उस साइन बोर्ड से ये चीजें बता सकते हो कि अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, ये तो हमने माना है कि डेफिनेटली जो डॉग्स होते हैं वो सबसे लॉयल एनिमल होते हैं, ठीक है, मोस्ट लॉयल लॉयल एनिमल्स डॉग्स को माना गया। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो क्या आप उस स्टेटमेंट को या वो साइन बोर्ड जो लगा हुआ रहता है उसे पढ़ के आप क्या ये इमेजिन कर सकते हो कि डॉग्स जो है सबसे मोस्ट लॉयल एनिमल है? ये तो हमने मान रखा है ना कि वो होते हैं, बट क्या कि उस एक स्टेटमेंट को पढ़ के ये एज्यूम किया जा सकता है कि हमें बी अवेयर ऑफ डॉग स्टेटमेंट पढ़ के हमारा जो दूसरा एजम्पशन है वो हम लोग जस्टिफाई कर पाए? ठीक है, अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे ठीक है, आपने सभी के माइंड में ये मेकअप है कि भाई पता है कि डॉग सबसे लॉयल एनिमल है, बट जस्ट सपोज यहाँ लिख दे कि बी अवेयर ऑफ कैट, तो क्या आप इससे जो हमारा कैट आर दी मोस्ट लॉयल एनिमल, आप ये एज्यूम कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो एजम्पशन 2 है, क्योंकि आप इस स्टेटमेंट से किसी भी एनिमल का लॉयलिटी को जज नहीं कर सकते हो। और अगर आप ने ये देखा होगा तो ये बोर्ड को जो साइन बोर्ड लगाया हुआ रहता है हर एक कुछ कुछ घरों के बाहर, उससे आपको क्या मतलब माइंड में आता है कि भाई इस घर में कुत्ता प्रेजेंट है जो कि इस घर की का प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा अंदर तो हो सकता है वो मेरे ऊपर भौंकेगा। मतलब यही है ना हमारा, यही होता है। मतलब हमें थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि इस घर में कुत्ता प्रेजेंट है जो कि इस घर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जो कि वो देख लेगा तो डेफिनेटली वो शोर मचाएगा। हाँ, ये एक चीज आप मान एज्यूम कर सकते हो कि हाँ डॉग्स इस घर में प्रेजेंट है जो कि इस घर का प्रोटेक्शन कर रहा है, इसीलिए ये साइन बोर्ड लगाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे आप कुरियर बॉय का देख लो, वो अगर आ गया अचानक, उन्हें नहीं पता है कि कुत्ता प्रेजेंट है, तो अननोन पर्सन को देख के जनरली जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए वो साइन बोर्ड लगाया जाता है कि आपको माइंड मेकअप कर दिया जाए कि इस होम में डॉग्स प्रेजेंट है, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरते और उसी अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लो। तो डेफिनेटली जो हमारा एजम्पशन 1 है ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को। तो इस हिसाब से जो हमारा एजम्पशन 1 है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि एजम्पशन 1 ओनली
इम्प्लिसिट वाला जो है ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन को इसी तरह हमें सॉल्व करना होता है। आप स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो क्या बोलना चाह रहा है, देन एजम्पशंस को पढ़ो कौन सा एजम्पशन जस्टिफाई हो सकता है, और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है कि पद्मा इज द सिस्टर ऑफ सुरेश मदर्स, हाउ इज पद्मा रिलेटेड टू सुरेश। बोल क्या रहा है कि पद्मा जो है सुरेश की माँ की बहन है, तो अब पद्मा सुरेश का बीच का रिलेशन बताना है। मतलब क्या है कि ये हम लोग मान ले सुरेश है, इसकी जो मदर है, इसकी सिस्टर का नाम है पद्मा। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। बहुत सारे लोग बता देंगे कि भाई पद्मा जो है वो डेफिनेटली उसकी मौसी होगी, मतलब कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आंट, जो हमारा ऑप्शन डी है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप इन रिलेशंस को अपने पे इम्प्लीमेंट करो। जस्ट सपोज कि मेरा नाम सुरेश है, मेरी जो माँ है उसकी बहन है, वो मेरे रिलेशन में क्या लगेगी। तो आप बहुत ही इजीली, आप जब आप चीजों को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आप अपने में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको चीजें, क्योंकि आप में, आपके फैमिली में वो रिलेटिव्स प्रेजेंट होंगे, तो आप बहुत ही इजीली वो चीजें क्रैक कर पाओगे कि हाँ मेरा और इनसे क्या रिलेशन है। आप एज्यूम कर लो कि आपका नाम सुरेश है, आपकी जो मदर है उनकी जो सिस्टर है, उनके बीच में तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है, आप बता दोगे आंट, जो ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से हमारा जो है स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट, डिसाइड व्हिच ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रांग विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है, दो आर्गुमेंट गिवन है, कौन सा दो आर्गुमेंट में से दिया तो दोनों आर्गुमेंट स्टेटमेंट को स्ट्रांगली जस्टिफाई कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर प्यूरिफायर। स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर घर में यूज करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा जो पानी का वेस्टेज है वो होता है। ये स्टेटमेंट बोल दिया। अब जो स्टेटमेंट में बोल दिया गया ना वो आपको करेक्ट ही मानना है, ऐसा नहीं है आप यहाँ पे चीजें तर्क करोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। भाई जो स्टेटमेंट में बोल दिया गया आप समझो उस पॉइंट ऑफ व्यू में, उस टाइम में जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जाम में, उस टाइम के लिए तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। भले वो एक्चुअल में हो ना हो, डजेंट मैटर, आपको उस स्टेटमेंट को 100% करेक्ट मान के चलना है कि नहीं, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में मेंशन है ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आप आर्गुमेंट पढ़ो, उस आर्गुमेंट में गिवन स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई कर रहा है वो फाइंड आउट करो, वही आंसर होता है। अब क्या बोल रहा है आर्गुमेंट, यस, पहला आर्गुमेंट है यस हाउसेस should adopt ways to reuse the excess water produced from the filter so that it can be given back to the land। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, नो इट enters the sewage system and automatically goes back। हमने दोनों आर्गुमेंट बोल दिया। एक जो उसे फेवर कर रहा है कि नहीं ये सही बात है, हमें जो एक्सेस वाटर वेस्ट हो रहा है, मतलब जो चीजें हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं फिल्टर के बाद वाटर प्यूरिफायर में, उस वाटर को हमें कहीं ना कहीं रीयूज करना चाहिए ताकि वो जो हमारे अर्थ के अंदर है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो चीजें को वो मेंटेन कर पाए। दूसरा में क्या बोल रहा है, नहीं ये ऑटोमेटिकली सीवेज में जा रहा है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो डेफिनेटली जो वाटर प्यूरिफायर में वाटर फिल्टर किया जाता है तो उसमें फिल्टर के बाद अनफिल्टर्ड या जो यूज लाइक पानी नहीं होता है वाटर जो, उसे तो वो वाटर प्यूरिफायर में अलग कर दिया जाता है। उन वाटर को डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा तो वो डायरेक्टली सीवेज सिस्टम में नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जा रहा है। अब जो हमारा फर्स्ट है कि हाँ ये बोल रहा है कि डेफिनेटली यू सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, तो इस वेस्ट को यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे रीयूज करना चाहिए। जो भी फिल्टर से एक्सेस वाटर जो हम लोग यूज नहीं कर रहे जो आ रहा है, और उसे ऐसा हमें सिस्टम में डालना चाहिए ताकि वो जो अंडरग्राउंड में चला जाए और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो चीजें मेंटेन हो। तो डेफिनेटली आर्गुमेंट 1 जो है इस तरह से ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये बोल रहा है कि डेफिनेटली ये सही है कि वेस्ट वाटर बहुत होता है, वेस्टेज बहुत होता है और उसे हमें रीयूज करना चाहिए।
तो इस तरह से यहाँ पे आप बोलोगे कि वो ऑटोमेटिकली सीवेज सिस्टम में जा रहा है, तो नहीं होता है ऐसा। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना देते होंगे कि वो डायरेक्टली सीवेज में जाए, बट मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है। तो ये जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांगली जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और आर्गुमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रांग, जो ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चीजें इसी तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन असम्पशन इज आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन था पिछले, इस सेम प्रीवियस ईयर पेपर का जो पिछला वीडियो था, उनमें हमने डिस्कस किया कि सीरीज के क्वेश्चन, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का भी ये जो टॉपिक है इसमें भी देखा कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को तो स्किप नहीं करना है, इन्हें बहुत ही अच्छे से करना है। कहीं डाउट हो रहा है, आप सॉल्यूशन का हेल्प लो समझने के लिए कि क्यों आपने जो मार्क किया वो आंसर गलत है और जो गिवन आंसर है वो सही है, तभी आप इस तरह के टॉपिक में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और आप करेक्टली मार्क कर पाओगे। तो अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलो सर्टेन बिजनेस एथिक्स हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कंपेयर टू दोज हु ओनली गोल इज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को, मतलब एक जो रूल एंड रेगुलेशन होता है एम्प्लॉयज को लेके, उस चीजों को अगर वो फॉलो करते हैं अच्छे ढंग से, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सरवाइव करना बहुत ज्यादा चांसेस है अदर देन उन कंपनीज से कि जो किसी भी तरह का रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं एम्प्लॉयज को लेके और उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टर्म में हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, उस तरह के कंपनीज का, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है अदर देन दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी रूल एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं एंड हमेशा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट बोल दिया गया। अब हमें क्या करना है, एजम्पशन को पढ़ना है। एजम्पशन क्या बोल रहा है कि अ रिटन कोड ऑफ एथिक्स इज टू लेट द एम्प्लॉयज नो द डू एंड डोंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। पहला एजम्पशन बोल रहा है कि कंपनीज को जो भी उनके बिजनेस एथिक्स, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, उन्हें एक जगह पे, एक पेपर में या कहीं पे भी किसी भी तरह से रिटन में एम्प्लॉयज को दे देना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि करना, कि उन्हें वाइल वो जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें किन चीजों को नहीं करना है, किन चीजों को करना है। अगर वो ऐसे चीजों को करते हैं जो कि नहीं करने वाले लिस्ट में प्रेजेंट है, तो उनमें क्या एक्शन हो सकता है जब वो इस तरह के रूल रेगुलेशन को एक रिटन कोड में एम्प्लॉयज को बता देते हैं। ये हमारा एजम्पशन 1 यही बोला गया है। तो दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑन कोड ऑफ एथिक्स। डेफिनेटली अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं या जो भी किसी भी तरह के एम्प्लॉयज जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स है उन्हें बहुत ही अच्छे से टाइम दे के ट्रेन करना चाहिए कि क्या उन्हें करना है कंपनी आवर्स के ड्यूरेशन में, क्या नहीं करना। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये दोनों एजम्पशन जो है बहुत ही स्ट्रांगली जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे गिवन स्टेटमेंट को। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन के लिए बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट में बोल दिया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो उन्हें जो कोड ऑफ एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, उन्हें एम्प्लॉयज को बताना होगा, फॉलो करना होगा, तभी वो कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ अर्न प्रॉफिट के लिए अगर कोई कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उनका सरवाइव करना इम्पॉसिबल या बहुत ही कम है। तो अब ये चीजें कैसे अचीव किया जा सकता है, अगर तो डेफिनेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कोड ऑफ एथिक्स को रिटन कोड में एम्प्लॉयज को बता दे कि किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, तो कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉलो होने के चांसेस ज्यादा है एंड ऑर्गेनाइजेशन के सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा क्या है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे कोड ऑफ एथिक्स एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए, चाहे जो भी टाइम लगे, सो डैट कि वो उन गलतियों को ना कर पाए जो चीज
जो नहीं करना है एंड जो करना है उसे अच्छे से करें। तो ये दोनों एजम्पशन जो है जस्टिफाई करता है, इसके वजह से जो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है अर्जुन वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 2007 जो कि मंडे है। व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2008। कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका मैं अच्छा से मतलब बताता हूँ ट्रिक। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप नॉर्मल ईयर की बात करें, ठीक है, तो अगर 1 जनवरी 2007 मंडे है तो डेफिनेटली 1 जनवरी 2008 जो होगा ना वो इससे +1 मतलब मंडे के अगला दिन ट्यूसडे आएगा। ये हमेशा फिक्स होता है नॉर्मल ईयर के केस में। बट लीप ईयर के केस में ये +2 हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2008 अगर ट्यूसडे है जो कि 2008 लीप ईयर है, अगर यही मैं बात करूं 1 जनवरी 2009 की, तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा जो कि हमारा आएगा थर्सडे। इस चीज को आप फॉलो करो, यही सेम चीज फॉलो होता है। ये मतलब आप बोलो तो अगर सेम डेट सेम मंथ ईयर के डिफरेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके बहुत ही जल्दी आंसर बता सकते हो। ठीक है, मतलब कि 1 जनवरी अगर 2007 मंडे है तो जो हमारा 1 जनवरी 2008 है वो ट्यूसडे होगा +1 के साथ। अगर यही मैं बात करूँ जनवरी 2009 की तो +2 हो जाएगा, जस्ट ड्यू टू क्योंकि 2008 लीप ईयर था इसके वजह से। अगर मैं बात करूँ यही 1 जनवरी 2005 फॉर ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2006 जो होगा वो +1 के साथ ट्यूसडे आएगा। और यही मैं बात करूँ 1 जनवरी 2007 की तो ये वेडनेसडे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ रहा है, सभी नॉर्मल ईयर्स है, इसके वजह से हर एक वो +1 होते जाएगा। ये सिंपल सा है। अदरवाइज अगर इसको मैं दूसरे तरीके से जो हमारा नॉर्मल वेज फॉलो होता है उससे सॉल्व करूँ तो होगा क्या कि 2007 जो है नॉर्मल ईयर है, इट मीन 365 डेज होगा। इससे आप 7 से डिवाइड करो तो आपका जो आएगा 1 ऑड डेज आएगा। ठीक है, डेफिनेटली जब 1 ऑड डेज पूरे मतलब 1 जन 2007 से लेके 31 दिसंबर 2007 तक में आपका अगर एक और डेज लेफ्ट कर रहा है तो जो हमारा 1 जन 2008 आएगा वह एक दिन आगे चलेगा और हमारा 2007 वाला मंडे था तो एक दिन आगे की वजह से ये ट्यूसडे हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज से कैलकुलेट चीजें किया जाता है। एक ऑड डेज हो रहा था तो एक हमने आगे कर दिया, मंडे था तो एक आगे ट्यूसडे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने बताया, आप उसे फॉलो करो और बहुत ही इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम फिर गिवन सीरीज है आपको और हमें सेम जो है हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो सीरीज के क्वेश्चन को तो आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस पेपर में। यहाँ पे क्या है, आपका नंबर अल्फाबेट सभी को कंबाइन करके सीरीज बनाया गया है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो 12 ई का अगर पोजीशन वैल्यू की मैं बात करूँ तो होता है 5, देन हमारा है 15। अगर आपको इसमें अगर आपको इजीली बनाना है कम टाइम में तो आप पहले नंबर को आप देख लो क्या चीजें चेंजेस हो रहा है। मतलब 12 था +3 15, यहाँ पे +3 18, +3 21, मतलब नेक्स्ट जो होगा वो +3 मतलब 24 आएगा। अल्फाबेट की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा यहाँ पे तो नंबर 24 आएगा। ऑप्शन में देखा 24 सी ऑप्शन सी में प्रेजेंट है तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे और चीजें फाइंड आउट करना होता अगर यहाँ पे 20 या सपोज यहाँ 25G है, यहाँ पे अगर ये 24G होता देन हमें अल्फाबेट में भी हमारा जो पैटर्न या सीरीज था वो हमें फॉलो कर फाइंड आउट करना होता, तभी जो हमारा क्या अल्फाबेट आएगा ये हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए सेम है, अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू पता है आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह के अब जैसे इस क्वेश्चन में तो हमारा क्या था कि 24 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा है ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने सिर्फ नंबर को देखा और हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरह से भी हम क्या है एग्जाम में टाइम बचाते हैं।
अगर 24 दो बार होता डेफिनेटली हम अल्फाबेट को भी चेक करते और हमारा क्या अल्फाबेट आ सकता है वो भी चेक करते ताकि हम लोग करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो खैर हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज से, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड एट द लाइन mn। सेम mn पे मिरर आपका सेम मतलब वर्टिकल पोजीशन पे प्लेस्ड है। वर्टिकल में जैसे ही मैंने बोला था कि चीजें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब मतलब अब स्क्वायर है तो भाई अगर मिरर इमेज में तो वो स्क्वायर का एज इट इज स्क्वायर ही दिखेगा आपको। चेंजेस कहाँ होगा, ये फिगर अभी आप देख रहे होगे तो राइट साइड में प्रेजेंट है स्क्वायर के। ये जो हमारा मिरर इमेज में होगा ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा एंड जो डार्क सर्किल होगा वो ऐसे रहेगा। अब आप देख लो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, जो कि हमारा ऑप्शन ए, फिगर ए, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है जो हमारा ऑप्शन ए में ही प्रेजेंट है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन को इसी तरह करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट व्हिच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे ये एक्चुअली सिलॉग के क्वेश्चन बोले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम, उससे काफी हेल्पफुल हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर मैं इस फिगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊं तो ऑल पिक्स आर वाइट, मतलब अगर मैंने ये पिक मान लिया ये सभी वाइट के अंदर में है, सम वाइट आर पिकॉक, मतलब बोल रहा है कि कुछ वाइट पिकॉक से बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे पीकॉक और पिक के बीच में दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, जब तक स्टेटमेंट में चीजें जस्टिफाई ना हो हम लोग उसे करेक्ट नहीं मानेंगे। जितना स्टेटमेंट में मेंशन्ड है वही करेक्ट है। तो इस तरह से ये चीजें मेंशन्ड है। आप कंक्लूजन पढ़ते हैं, बोल क्या रहा है, सम पिकॉक्स आर पिक। अब जैसे कि मैंने बोला कि पिकॉक एंड पिक के बीच में स्टेटमेंट कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये जो हमारा कंक्लूजन 1 है ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सम वाइट्स आर पिग, तो डेफिनेटली अगर सम वाइट्स, अगर मैं ये पिग वाला पोर्शन ही बात करूं तो ये वाइट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये जो पार्ट है ये सम वाइट्स आर पिग आर पिग्स को जस्टिफाई कर रहा है। इसकी वजह से कंक्लूजन 2 जो है सिर्फ करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो कंक्लूजन 2 अलोन फॉलोज ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, तो इसके वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो डायग्राम है इस तरह से अगर आप बनाते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी कम टाइम में और करेक्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। सीरीज गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है, सेम पैटर्न है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो हमें आंसर बताना। क्वेश्चन में क्या था, पहला फिगर जो है देखा जाए तो ये सेमी सर्किल है, इन दोनों सेमी सर्किल को ज्वाइंट करके एक सर्किल फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, अब हमारा फिगर देखा जाए तो थर्ड जो है ये स्क्वायर का मतलब हाफ पार्ट है, ये भी हाफ पार्ट है। अगर हम लोग इसे ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। तो हमने पहला और दूसरा फिगर को देखा क्या हो रहा है। हमने पहले फिगर में देखा था सेमी सर्किल को हाफ मतलब सेमी सर्किल को ही रखा गया था, देन उसे ही क्या किया गया, ज्वाइंट कर दिया गया। तो वही सेम चीज हमने फॉलो किया, ये जो पार्ट था एंड ये जो पार्ट था इसे हमने ज्वाइंट किया तो एक स्क्वायर बना, जो स्क्वायर हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट था, तो हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या हो रहा है बस इसी को आपको ऑब्जर्व करना है और अपना आंसर जो है मार्क करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द बेस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 वर्ड गिवन है, कैप्सिकम, मैट, रैट। अब हमें इसके लिए वेन डायग्राम बनाना। तो अगर आप देखोगे तो कैप्सिकम, मैट जो होता है चटाई, रैट चूहा, ठीक है, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका अगर कोई रिलेशन नहीं है तो तीनों का एक अलग अलग सर्किल बन जाएगा, क्योंकि तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर इस तरह के फिगर को मैं फाइंड आउट करूं तो ये सिर्फ ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। अगर कोई रिलेशन होता है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैट की जगह, या जस्ट सपोज कि
मैट की जगह वेजिटेबल दे दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैप्सिकम बोल सकते हो कि एक तरह का वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल के अंदर में कैप्सिकम आ जाता, ये कैप्सिकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वेजिटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रैट आपका अलग हो जाता। देन इस तरह में जो हमारा जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन डेफिनेटली कोई ये फिगर कोई ना कोई ऑप्शन में प्रेजेंट होता और वही हमारा करेक्ट आंसर होता। तो इस तरह से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। कैप्सिकम जो एक तरह का वेजिटेबल है, मैट जो चटाई हम लोग बिछाते हैं, और रैट आप जान ही रहे हो, तो तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होने की वजह से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे दिस क्वेश्चन given below consists of a statement followed by two argument number 1 and 2. You have to decide which of argument is strong argument. स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इज मॉर्निंग डोज ऑफ कॉफी गुड फॉर हेल्थ। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो हम लोग मॉर्निंग टाइम में कॉफी पीते हैं वो गुड फॉर हेल्थ है। यहाँ पे ये चीजें नहीं मेंशन किया गया कि आप दिन भर में कितने कॉफी पी रहे हो, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि जो हम लोग मॉर्निंग टाइम में अगर कॉफी पीते हैं तो वो क्या गुड फॉर हेल्थ है। अब हम लोग को आर्गुमेंट पढ़ना है और देखना है कि कौन सा जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा अगर हम लोग आर्गुमेंट फर्स्ट पढ़े तो बोल रहा है कि यस कॉफी कंटेन हाई एंटीऑक्सीडेंट एंड मेनी मिनरल्स विच सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। तो इसके हिसाब से बोल रहा है कि हाँ मॉर्निंग में अगर हम लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं तो कॉफी काफी अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ है, क्योंकि हाई एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से काफी मिनरल्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसे फुलफिल करता है। इसके वजह से जो कॉफी है वो बहुत ही गुड फॉर हेल्थ है, काफी अच्छा है अगर हम लोग मॉर्निंग में इसे कंज्यूम करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, नो कंज्यूमिंग टू मच कॉफी कैन लीड पैनिक एंग्जाइटी अटैक्स एंड आल्सो रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ टू मच कॉफी मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन में चीजें मेंशन नहीं है कि आप दिन भर में कितने कॉफी पी रहे हो। यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि भाई अगर हम मॉर्निंग में कॉफी पीते हैं तो क्या वो सही है या नहीं है। तो बस आप देख लो बताओ कि, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन जो आर्गुमेंट 2 है वो डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीजें मेंशन नहीं है कि वो कितने कॉफी पी रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम ऐसा क्यों करें कि भाई वो टू मच कॉफी पी रहा है जिसकी वजह से ये गुड फॉर हेल्थ नहीं है। पहला आर्गुमेंट 100% जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आप कॉफी मॉर्निंग में पीते हो तो वो काफी गुड फॉर हेल्थ है, जिसके वजह से जो हमारा ऑप्शन ए ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग ये जस्टिफाई कर रहा है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। अब हम लोग जैसे डायरेक्शन में जानते हैं कि ये चीजें फॉलो होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अगर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि अगर ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाता है तो वेस्ट क्या होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट बनना है तो इसे क्या करना होगा कि भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी जो नॉर्थ ईस्ट जो इस पोजीशन में प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ सकता है। इट मीन्स कि हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना होगा, तभी ये चीजें जो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये जस्टिफाई करता है। और अगर हम लोग इसे कर देते हैं तो डेफिनेटली साउथ वेस्ट 45 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा वेस्ट है वो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन था कि वेस्ट क्या बन जाएगा। तो जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट जो कि ऑप्शन ए में प्रेजेंट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें डायरेक्शंस होती हैं। एंड आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईस्ट को बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट बनाने, नॉर्थ ईस्ट कैसे बनेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना होगा। तो जब हम लोग 45 डिग्री मूव करवा देते हैं तो जो हमारा वेस्ट है वो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द आंसर फिगर इज फॉर्म फ्रॉम द शेप्स गिवन
इन द प्रॉब्लम फिगर। हमारा प्रॉब्लम फिगर में क्या है, 3 फिगर गिवन है। ये अगर हमारा पहला फिगर है, ये दूसरा है एंड ये हम मान ले तीसरा फिगर है। इन तीनों को कंबाइन करके कौन सा एक फिगर बनेगा जो हमारे आंसर फिगर में मेंशन्ड है, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप देखोगे चीजों को तो क्या होगा कि जो हमारा आंसर फिगर में ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये थोड़ा इसमें आप थोड़ा मूव भी कर देते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, आपको वो एक कंप्लीट फिगर बनना चाहिए। तो इस फिगर को अगर आप रोटेट करते हो तो ये जो प्लेस है ये डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये जो है यहाँ पे आ गया है। बट यही अगर आप अदर 3 फिगर में देखोगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगा। तो इससे आप डेफिनेटली बोल सकते हो जो हमारा आंसर फिगर ए है वो बनाया जा सकता है प्रॉब्लम फिगर में 3 जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसको कंबाइन करके। तो इसके वजह से जो हमारा ऑप्शन फिगर ए जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आप अदर फिगर बी में देखोगे, सी में देखोगे, डी में देखोगे तो ये चीजें आपको नहीं मिलेगा। अगर देखो बी की मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट है ये आपको बी में कहीं दिख ही नहीं रहा है। दूसरा मैं अगर बात करूँ फिगर सी की, तो जो ये हमारा ये पार्ट है ये किस फिगर के अंदर में लाई कर रहा है, इस फिगर के अंदर में। बट ऑप्शन सी में क्या किया, इस फिगर के अंदर में ये सर्किल मूव कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें मूव नहीं करना। आप रोटेट कर सकते हो, पोजीशन इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो, 45 डिग्री से रोटेट कर दो, वो पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि ये सर्किल अगर इस फिगर के अंदर प्रेजेंट है तो आप इसे मूव करके इसके अंदर डाल दो, कल को कोई होगा बोलेगा इसको मूव करके इसके अंदर में छोटे शेप में डाल दो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके वजह से ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये प्रॉब्लम फिगर में प्रेजेंट ही नहीं है, जिसके वजह से ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, या तो आप फिगर को ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि कौन सा फिगर बन सकता है कौन सा फिगर नहीं बन सकता। तो दोनों ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व करो। करेक्ट आंसर आने से मतलब है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जिससे समझ में आता है आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, जो आपको इजी लगता है। जिस क्वेश्चन में जो आपको बहुत ही इजीली कम टाइम में आंसर ला के दे दे वो आपके लिए जो मेथड है वो बेस्ट है, ठीक है। बट आपको पता सभी मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। क्वेश्चन को पढ़ो और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ो एंड जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसका आंसर देना। बोल क्या रहा है कि अमृता इज ओल्डर देन मनीष, मतलब अमृता जो है मनीष से ओल्डर है। विष्णु इज ओल्डर देन मनीष बट यंगर देन अमृता। तो बोल क्या रहा है, विष्णु इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है। तो इससे अगर देखा जाए तो हमारा जो पॉसिबिलिटीज बनने का है ये पॉसिबिलिटीज है, जैसे जहां तक अभी तक हमने यहाँ तक ये क्वेश्चंस को पढ़ा तो इससे ये चीजें फॉर्म हो रहा है। अब आगे और देखते हैं और क्या चीजें बोला जा रहा है क्वेश्चन में। दिवाकर इज यंगर देन राकेश एंड मनीष। दिवाकर जो है राकेश और मनीष से छोटा है, मतलब कि अगर मनीष से भी छोटा है राकेश से भी तो डेफिनेटली वो दिवाकर कहीं इस साइड में आएगा। मनीष इज ओल्डर देन राकेश, मनीष क्या है कि राकेश से बड़ा है बट दिवाकर, मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये आपका फाइनल जो है बनेगा सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु इज एल्डेस्ट, आपको क्लियरली विजिबल है कि कौन सबसे एल्डेस्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बस कुछ करना नहीं है, सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, प्लेस करते जाओ किसके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, और जो हमारा फाइनल आता है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको आंसर पता है, आप बहुत इजीली बता दोगे। जैसे आप बोला जाएगा कि सबसे यंगेस्ट वन कौन है तो दिवाकर, जो भी जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा वो आप बता दोगे। सबसे मिडिल में कौन है, मनीष, वो आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे एल्डेस्ट पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट किया, जो ऑप्शन डी में प्रेजेंट था वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है एग्जाम में, आपको बस करेक्टली ये जो चीजें हैं ये लाना होगा स्टूडेंट पढ़ के, तो फिर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत ही इजीली आंसर दे पाओगे।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग वर्ड। यहाँ पे लीप है, स्पेस दिया हुआ है, जंप है। अब हमें बताना है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, वॉक, डिसेंड, बाउंस, रन। तो अगर आपको ये भी इंग्लिश का ही एक्चुअली वर्ड है, अगर आपको सिनोनिम पता होगा, सभी का मीनिंग पता होगा, तो सभी का मतलब, लीप का भी मतलब होता है कूदना, जंप का भी मतलब होता है, एंड बाउंस का भी मतलब वही होता है। मतलब ये तीनों वर्ड जो है ना, एक दूसरे के सिनोनिम है। और अदर वर्ड में आपको ये चीजें नहीं सिमिलैरिटीज मिलेगा, मतलब सिनोनिम कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाउंस, जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि तीनों वर्ड जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, सेम मीनिंग दोनों, मतलब तीनों वर्ड बता रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे, जो हमने सारे डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड कैसे हमें सॉल्व करना है। और हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नोट डाउन किया है, जैसे सीरीज है, आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, ठीक है, स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन टॉपिक को स्किप नहीं करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी फ्रेंड आपको आपके इस सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू प्रीवियस ईयर का जो भी लेवल था एग्जाम का वो पता चल पाए, एंड उनका भी डायरेक्ट जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में हो पाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू।